हाय। आज बात करते हैं एलियंस के बारे में। वो चीज़ जिसके बारे में सबसे पहले आपके माइंड में आता है जब आप साइंस फिक्शन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। एलियंस के अलावा रोबोट्स के बारे में हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए आगामी सीरीज का। एलियंस के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप सोचें कि आपके मन में आता क्या है जब आप एलियन सोचते हैं। एक इमेज आती है और ये इमेज अक्सर वो इमेज होती है जो हॉलीवुड फिल्मों की वजह से हमारे माइंड में प्लांट की गई है। और इस इमेज की ये इमेज इंसानों से काफ़ी अलग दिखती है पर असल में इंसान जैसी ही होती है। यानी एक सिर होता है, उसमें 2 आँखें होती है, नाक, मुँह होते हैं, 2 हाथ जिनमें उँगलियाँ होती हैं और 2 टाँगें होती हैं। एलियंस का मतलब होता है, आम तौर पर जब हम एलियंस की बात करते हैं, हमारा मतलब होता है ऐसे जीव जो किसी और प्लैनेट पर रहते हैं या किसी और प्लैनेट पर हो सकते हैं। और बावजूद इसके जब हम पॉपुलर लिटरेचर में विजुअल वैरायटी ऑफ पॉपुलर लिटरेचर यानी सिनेमा और सीरीज़ की बात करते हैं, तो जब हम एलियन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे मन में जो आइडिया आता है, वो इंसान जैसा ही कुछ होता है। ये प्रॉब्लम फ़िल्म्स में होती है, पर किताबों में अक्सर नहीं होती। इसीलिए आज जब मैं एलियंस की बात करने जा रहा हूँ, तो मैं आपके सामने जो एग्ज़ाम्पल रखने जा रहा हूँ, वो होगा एक किताब से जिसको मैंने रिसेंटली पढ़ा था और ये थी एड्रियन चाइकोव्स्की की किताब चिल्ड्रन ऑफ टाइम। चिल्ड्रन ऑफ टाइम में जो एलियंस हैं, वो हम जैसे नहीं दिखते हैं। वो असल में स्पाइडर्स हैं। वो मकड़ियाँ हैं, एक और ग्रह पर। मकड़ियों को एलियन के रूप में देखने की बात जब मैं करता हूँ, तो आपके माइंड में सबसे पहले जो सवाल आएगा, वो शायद ये है कि मकड़ियाँ हमसे अलग दिखती हैं, ये मुझे पता है, पर मकड़ियाँ क्या वो सारे काम कर सकती हैं, जो हम कर सकते हैं? क्या मकड़ियाँ वैसे सोचती हैं, जैसे हम सोचते हैं? हमारे लिए कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं। क्या मकड़ियों के लिए, क्या इन एलियन मकड़ियों के लिए भी वही चीज़ें प्रायोरिटी हैं? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं फ़िल्मों वाले एलियंस की बात कर रहा था, तो मैंने पॉइंट आउट किया था कि जब हम एलियंस की बात करते हैं, तो अक्सर एक बड़ी हद तक इंसानों जैसे होते हैं। उनकी भाषाएँ होती हैं जो जिनका इस्तेमाल वो शब्दों के ज़रिए करते हैं, मुँह से बोलते हैं। उनके हाथ-पाँव होते हैं और उनके शरीर मोर और लेस उसी साइज़ के होते हैं, जैसे हमारे होते हैं। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि फ़िल्मों में जब एलियंस की कहानियाँ शुरुआती दौर में सुनाई जानी शुरू हुई थी, तब बजटरी कारणों की वजह से हाई कंप्यूटर ग्राफ़िक्स वाले एलियंस बनाना मुश्किल था। इसीलिए इंसानों पर ही मेकअप लगाकर एलियंस बनाए गए। और इसीलिए जब एलियंस को हम आज भी देखते हैं इन पुरानी फ़िल्मों में और इन सीरीज़ में, तो हम पाते हैं कि वो इंसान ही हैं जिनकी शक्ल पर थोड़ी मेकअप लगाई गई है। आजकल की फ़िल्मों में एलियंस अक्सर इंसानों से बड़े साइज़ के या छोटे साइज़ के या बहुत ही ज़्यादा अलग दिखने वाले या बहुत ही ज़्यादा अलग प्रकार के एनवायरनमेंट में रहने वाले दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ग्राफ़िक्स आ गए हैं। पर किताबों को ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं थी। किताबों ने सालों से, दशकों से एलियंस को इंसानों से बहुत ही ज़्यादा अलग दिखाने की हिम्मत दिखाई है। और चिल्ड्रन ऑफ टाइम के जो स्पाइडर एलियंस हैं, वो भी उसी का एक एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि हाल के सालों में शायद ही किसी किताब ने इस प्रकार की इवोल्यूशनरी वर्ल्ड बिल्डिंग की है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पीटर हैमिल्टन कह रहे हैं किताब की कवर पर। पीटर हैमिल्टन एक और राइटर हैं। एड्रियन चाइकोव्स्की जिन्होंने इस किताब को लिखा है, उन्होंने इन स्पाइडर एलियंस की कल्पना कैसे की है, ये समझाता हूँ पहले। सो इस कहानी के हिसाब से पृथ्वी के लोगों ने दूर ग्रहों पर बसने का निर्णय लिया और अपने जाने से पहले वहाँ कुछ अंतरिक्ष यान भेजे जिनमें कुछ एंजाइम्स थे और कुछ बंदर थे। उनका प्लान ये था कि ये शिप्स उन ग्रहों पर लैंड करेंगी, वो एंजाइम्स उन बंदरों की ग्रोथ की स्पीड को बढ़ा देंगी और जब तक पृथ्वी के लोग वहाँ पहुँचेंगे, तो वो बंदर इवॉल्व होकर इंसानों जैसा कुछ बन चुके होंगे और तब हम उन ग्रहों पर राजा महाराजाओं की तरह रह सकेंगे और ये बंदर रूपी जीव हमारे काम आएंगे। पर प्लान थोड़ा बिगड़ जाता है, क्योंकि वो बंदर सारे मर जाते हैं और वो जो एंजाइम होते हैं, वो उस ग्रह के स्पाइडर्स पर इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देते हैं और स्पाइडर्स की ग्रोथ की रेट बढ़ जाती है और स्पाइडर्स का इवोल्यूशन शुरू हो जाता है। जब तक इंसान वहाँ पहुँचते हैं, स्पाइडर्स अपनी सिविलाइज़ेशन बना चुके होते हैं और इस किताब के हर चैप्टर में हर हर 2 चैप्टर्स के बीच में हज़ारों सालों का फ़र्क है। इसीलिए आप स्पाइडर्स की इवोल्यूशनरी ग्रोथ को, उनकी सिविलाइज़ेशन की ग्रोथ को देख सकते हैं। एक चैप्टर में स्पाइडर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने जालों का इस्तेमाल अलग-अलग तरीकों से करना सीख रहे हैं और उसके अगले ही चैप्टर में स्पाइडर्स उस ग्रह की चींटियों के साथ महायुद्ध लड़ रहे हैं। और उसके बाद वाले चैप्टर में स्पाइडर्स सिविलाइजेशन बना चुके हैं, जहाँ लिटरेचर, रिलिजन वगैरह सब कुछ आ चुका है।
और उसके बाद वाले चैप्टर में स्पाइडर्स पहली बार अंतरिक्ष में सिग्नल भेजना शुरू कर रहे हैं, पता करने के लिए कि वो हैं कौन। मैं पूरी कहानी स्पॉइल नहीं करना चाहता, पर ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूँगा कि आप में से अगर किसी को इंटरेस्ट है साइंस फ़िक्शन पढ़ने में, तो इस किताब को ज़रूर पिकअप कीजिए। नहीं भी करेंगे तो कुछ सालों में इस पर डेफ़िनेटली पिक्चर या सीरीज़ बनने वाली है, ये मैं गारंटी देता हूँ। इस किताब को छुए बिना लोग रह नहीं पाएँगे। और तो वो सीरीज़ कैसी होगी, ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस किताब में जो-जो चीज़ें लिखी हैं, उनमें से सबको स्क्रीन पर ट्रांसलेट करना शायद मुश्किल होगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि अगर पिक्चर आए या पिक्चर ना आए, तो भी इस किताब को आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। ये ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, इतनी ही मोटी है, बस लगभग 600 पेज की है। और ऐसा नहीं है कि इस किताब में सिर्फ़ मकड़ियाँ हैं, इस किताब में इंसान भी हैं। क्योंकि हुआ ये कि इंसानों ने जो अंतरिक्षयान भेजे थे, उन अंतरिक्षयानों को भेजने के बाद पृथ्वी पर पावर चेंज हो गई, यानी जो सरकारें थीं, वो बदल गईं। पृथ्वी पर एक एम्पायर ने रूप ले लिया और उस एम्पायर ने दूसरे लोगों के साथ युद्ध लड़े और उन युद्धों की वजह से पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और ये जो स्कीम थी, दूसरे ग्रह पर जाने वाली, इसे अबैंडन कर दिया गया। और कई सालों बाद जब पृथ्वी रहने लायक नहीं रही, तो इंसानों ने पुराने ग्रंथों की खोज करके पाया कि अरे हमारे लिए तो ग्रह वेट कर रहे हैं, क्यों ना वहां चला जाए। और फिर वो नए अंतरिक्षयान बनाकर उन ग्रहों की तरफ बढ़ने लगे। और उन इंसानों का और उन पहले वाले इंसानों का जिन्होंने मकड़ियों का निर्माण किया, उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, जिनको मैं चाहूंगा कि आप किताब पढ़कर जानें। इस किताब का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि एलियंस की बात जब हम करते हैं, तो हम अक्सर अपने आप के शिकार हो जाते हैं। हम आईने में अपना जो रूप देखते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं कि एलियन वैसे ही होंगे। जबकि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो किताबों में काफ़ी एक्सप्लोर किया जाता है, पर फ़िल्मों में शायद उससे थोड़ा कम किया जाता है, ऑल्दो देयर आर एक्सेप्शंस लाइक अराइवल, जहाँ पे एलियंस बहुत ही अलग थे। किताबों में जो एलियंस की कल्पना की जाती है, उससे हमारे सामने एक सवाल आता है कि श्योर, एलियंस हमें ऐसे दिखते हैं, पर हम एलियंस को कैसे दिखेंगे? अगर एलियंस कभी हमारे बारे में जानें, हमें देखें, हमें डिस्कवर करें और हमारे बारे में ओपिनियंस बनाएँ, तो वो किन नतीजों पर पहुँचेंगे? और इस किताब में फ़ॉर्च्यूनेटली इस बारे में काफ़ी कुछ है और मुझे लगता है कि वो इस किताब का सबसे बेहतरीन हिस्सा है। इस किताब के एक चैप्टर में स्पाइडर्स एक इंसान को देखते हैं और उनके मन में जो सबसे पहला सवाल आता है, वो ये है कि ये इतना बड़ा क्यों है? मतलब इतना बड़ा होने की ज़रूरत क्या है? ये खाता क्या है? ज़िंदा कैसे रहता है? और ये बातें कैसे करता है? जाले तो नहीं बुनता? स्पाइडर्स अपने जालों से बात करते हैं। 2 स्पाइडर्स एक-दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अपने जो जाले होते हैं, जो मकड़ियों का जो जाला होता है, उसमें वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। वो वाइब्रेशंस जाल के ज़रिए ट्रैवल करती हैं और दूसरे स्पाइडर्स उस वाइब्रेशन को समझ पाते हैं। और चूँकि उन्हें दिखता है कि इंसान जाले नहीं बुन सकते, वो ये भी नहीं मान पाते कि इंसान कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनके लिए वोकल कम्युनिकेशन एक कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उसी प्रकार एक और चैप्टर में जब स्पाइडर्स और ह्यूमंस का इंटरेक्शंस हो रहा होता है, तो स्पाइडर्स इंसानों के घरों को देखते हैं। स्पेसशिप्स के अंदर जो कमरे होते हैं, उन्हें देखते हैं और वो पाते हैं कि इन कमरों का रूप नहीं बदलता। ये दीवारें जैसी हैं, वैसी ही रहती हैं। ये फर्श, ये रूफ़, इनका पोज़ीशन कभी बदलता नहीं है। और वो सोचते हैं कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग नेचुरली अपना मन बदल नहीं पाते, नेचुरली ओपन माइंडेड नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप सोचें तो स्पाइडर्स के घर कैसे होते हैं? स्पाइडर्स के घर फ्लूइड होते हैं। दीवारों को जब मर्ज़ी तोड़कर कहीं और ले गए, छत को जब मर्ज़ी तोड़कर कहीं और ले गए, नया फर्श बना लिया वगैरह-वगैरह। उनका लाइफ़स्टाइल फ्लूइड होता है। उनका लाइफ़स्टाइल होता है ऐसी चीज़ जो एक रूप में बंध कर रहता नहीं है और वो बदलता रहता है और उसे बदलना उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। जब ऐसे क्रीचर्स इंसानों के घर, मकान, कमरे, फर्श और छतों को देखते हैं, तो जिस नतीजे पर पहुँचते हैं वो, क्या आप उसे सचमुच गलत कह सकते हैं? हम एक रूप में बंध जाने वाले जीव हैं और शायद इसीलिए हम एक ओपिनियन को पकड़कर बैठ जाने वाले भी जीव हैं। इस कहानी में स्पाइडर सोसाइटी के बारे में काफ़ी कुछ है। स्पाइडर सोसाइटी में मेल फीमेल से निचले दर्जे के होते हैं। सोसाइटी के सारे डिसीजंस फीमेल्स लेती हैं और इस कहानी में एक सोशल चेंज आता है, एक बहुत बड़ा सोशल रेवोल्यूशन, जहाँ पुरुष अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं और कहते हैं कि हमें इक्वल दर्जा चाहिए। और जो स्पाइडर सोसाइटी की औरतें होती हैं, वो कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो समाज के नियमों के विरुद्ध है। पुरुष हमारे बराबरी के कैसे हो सकते हैं? पर फेबियन जो कैरेक्टर था, उसने इस सोशल लड़ाई को लड़ा और उसके बाद भी कइयों ने लड़ा और कहानी के बाद वाले चैप्टर्स तक पहुँचते-पहुँचते हम पाते हैं कि पुरुष और महिला स्पाइडर्स मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे समाज पर ही कमेंट्री है ये किताब।
इस कहानी को असल में समझने के लिए आपको इंसानी समाज को समझने की ज़रूरत है, पर साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आप इंसानी समाज के तरीकों को स्टैटिक ना मान लें। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव हैं और हो सकते हैं, और उन सब जीवों के रहने का ढंग एक दूसरे से अलग होता है। अगर इस बात को हम समझ लें और इस बात को हम एक्नॉलेज करें और इस बात को हम अप्रिशिएट करें, तो साइंस फिक्शन में एलियंस की जो कहानियाँ होती हैं, वो हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट्स में। अगर ऐसे आइडियाज़ हैं जिनके बारे में आप वंडर करते हैं तो मुझे डेफ़िनिटली कमेंट्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उस प्रकार की साइंस फिक्शन पढ़कर उन आइडियाज़ को आपके सामने एक सरल ढंग में लाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।